नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के आर्थिकी संबंधित घटना को लेकर के आए हैं। चलिए मित्रों देखते हैं करंट अफेयर में आर्थिकी से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, जो कि निकटवर्ती सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम पहला पॉइंट लेते हैं घटनाक्रम। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा पहला जो पॉइंट बना है वो है सुभद्रा योजना। चलिए देखते हैं सुभद्रा योजना के अंतर्गत क्या क्या हम देखते हैं। 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा योजना का शुभारंभ भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। सुभद्रा योजना महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना है, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक महिलाएं सम्मिलित होने की उम्मीद है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस योजना में 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 5 वर्षों तक 2024-25 से लेकर के 28-29 के मध्य की अवधि में 50,000 रुपये में। अगला इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 2 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की राशि से सीधे लाभार्थी के आधार सक्षम और डीबीटी सक्षम बैंक के खाते में जमा की जाएगी। इसके अलावा मित्रों इसमें महत्वपूर्ण है कि धनराशि का स्थानांतरण प्रत्येक वर्ष राखी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन, जो आमतौर पर अगस्त माह में पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर 5,000 रुपये की 2 किस्त दी जाएगी। लाभार्थी को सुभद्रा डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके दौरान प्रधानमंत्री द्वारा 10 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में धनराशि का अंतरण भी किया जाएगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट बिंदु बन सकते हैं। तो इस योजना का नाम देवी सुभद्रा के नाम पर रखा गया, जो भगवान जगन्नाथ की क्या है बच्चों, बहन। आगे चलते हैं। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली दूसरा टॉपिक हमारा है, जिसमें देखते हैं 4 सितंबर 2024 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 हेतु केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें इम्पॉर्टेंट बिंदु और क्या बन सकते हैं, इस प्रणाली में 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में कहीं भी किसी भी बैंक किसी भी शाखा के जरिए पेंशन पाना संभव हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं मित्रों देखते हैं। केंद्रीकृत जो पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी प्राप्त हुई है, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। चलिए और बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। यह प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी, भले ही पेंशन भोगी अपना स्थान बैंक या शाखा बदल देता है। यह उन पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्त होने पर भी श्रीनगर चले गए हैं। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की सुविधा 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ के वर्तमान में संचालित आईटी आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज्ड आईडी इनेबल्ड सिस्टम 2.01 के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा। इसमें अगला महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है केंद्रीय बजट 2024-25। 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद के 24-25 का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया गया है। 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार जो है 48,20,512 करोड़ रुपए। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। 2024-25 के लिए कुल प्राप्ति 48,20,512 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। यदि कुल प्राप्तियों में से ऋण को निकाल दिया जाए अर्थात ऋण को छोड़ दिया जाए, तो मित्रों यदि कुल प्राप्तियों में ऋण निकाल दिया जाए तो कुल प्राप्तियां जो है 32,07,200 करोड़ रुपए होंगी। वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार की कर प्राप्ति 25,00,000
83,499 करोड़ अनुमानित है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। ब्याज भुगतान 11,62,940 करोड़ रुपए है। राजस्व प्राप्ति 31,29,200 करोड़ रुपए का है। और प्रतिशत में देखें तो 37.16% है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 मुख्य जातियों पर ध्यान दीजिए। तो नंबर 1 अन्नदाता जो फार्मर है, नंबर 2 गरीब, नंबर 3 युवा और नंबर 4 महिलाएं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की 5 वर्ष की अवधि के लिए वितरित करते हुए 80 करोड़ रुपए से अधिक लोगों को लाभार्थी बनाया गया है। बजट को मुख्य रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME तथा मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इस संदर्भ में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अन्य अवसरों की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री की 5 योजना तथा पहलों के पैकेज की घोषणा की गई। तो क्या है मित्रों, तो देखते हैं। प्रधानमंत्री की इन 5 योजनाओं पहले के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा, जिसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए का है। सरकार द्वारा इस वर्ष शिक्षा, रोजगार तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बजट का जो मुख्य विषय है 4 भागों में वितरित है। नंबर 1 रोजगार, नंबर 2 कौशल प्रशिक्षण, नंबर 3 MSAME और नंबर 4 मध्यम वर्ग मिडिल क्लास। अगला हमारा टॉपिक है बजट की प्राथमिकताएं। बजट में क्या प्राथमिकताएं हैं? बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर सृजन करने हेतु 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई। ये 9 प्राथमिकताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। चलिए मित्रों देखते हैं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। नंबर 2 रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। नंबर 3 समावेशी मानव संसाधन विकास तथा सामाजिक न्याय। नंबर 4 विनिर्माण और सेवाएं। नंबर 5 शहरी विकास। नंबर 6 ऊर्जा सुरक्षा। नंबर 7 अवसंरचना। नंबर 8 नवाचार अनुसंधान विकास और नंबर 9 अगली पीढ़ी के सुधार। इसी के साथ इन 9 में पहला जो है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। तो 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन हेतु केंद्र की स्थापना की जाएगी। झींगा ब्रूड स्टॉक हेतु न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर 2 रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के संदर्भ में रोजगार संबंध प्रोत्साहन। केंद्रीय सरकार द्वारा प्रधानमंत्री पैकेज के एक भाग के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन हेतु 3 योजनाएं लागू की जाएंगी। ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नामांकन तथा पहली बार रोजगार पाने वाले को अभिचिन्हित करने तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करने पर आधारित होगी। 3 योजनाएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। देखते हैं मित्रों कौन कौन है। चलिए योजना का पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले EPFO में पंजीकृत पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 1 माह के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 3 किस्तों में किया जाएगा, जो अधिकतम 15,000 रुपये होगा। इस योजना के अंतर्गत पात्रता सीमा 1 लाख रुपए का मासिक वेतन होगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। इससे 210 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है। योजना दूसरी क्या है? विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन। पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों से संबद्ध है। प्रथम 4 वर्ष के अंशदान में के लिए विशिष्ट पैमाने पर EPFO अंशदान के लिए कर्मचारियों को नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन। और
पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले 30 लाख युवा और उनके नियोक्ताओं को लाभ प्राप्त होने की आशा। और इसका जो तीसरा भाग है, नियोक्ताओं को सहायता, 1 लाख रुपए प्रतिमाह के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगारों की गणना की जाएगी। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान हेतु उन्हें 2 वर्षों तक 3,000 रुपए प्रतिमाह की आपूर्ति करेगा। इसके बाद मित्रों है, इससे 50 लाख नौकरियों के सृजन होने की आशा है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के लिए 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मॉडल कौशल ऋण योजना को संबोधित किया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है। घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता घोषणा की जाएगी। प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के 3% वार्षिक ब्याज छूट हेतु ई वाउचर दिए जाने का प्रावधान है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पीएम पैकेज चौथी योजना, 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को प्रोत्साहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरा, परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक मॉडल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। इसके बाद तीसरा बिंदु हमारा बनता है मित्रों, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। तो पूर्वोदय पूर्व क्षेत्र के चहुमुखी विकास तथा पूर्वी क्षेत्र के प्राकृतिक निधि संपन्न राज्यों हेतु पूर्वोदय योजना, इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सम्मिलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर गया बिहार में एक औद्योगिक केंद्र का विकास किया गया। बिहार में 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर सहित अन्य सड़क संपर्क मार्गों का विकास किया जाएगा। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाओं का विकास किया जाएगा और पीरपैती में 2400 मेगावाट के नए विद्युत संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके बाद मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है विनिर्माण सेवाएं। विनिर्माण सेवाओं में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना। यह योजना समपार्श्विक तथा तृतीय पक्ष की गारंटी के बिना मशीनरी एवं उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमईएस को ऋण प्रदान करने हेतु प्रारंभ की जाएगी। प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी कवर देने हेतु एक पृथक स्वावित्त गारंटी निधि बनाई जाएगी, जबकि ऋण की राशि इससे अधिक हो सकती है। एमएसएमई को ऋण के लिए नया रिकॉर्ड मॉडल मुद्रा ऋण तरुण श्रेणी में ऋण सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाएगा। इसके बाद मित्रों आगे है खाद्य अविक्रयण गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए 50 एमएसएमई इकाइयां स्थापित की जाएंगी। 100 खाद्य गुणवत्ता तथा सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इसके बाद मित्रों एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने हेतु सार्वजनिक भागीदारी पीपीपी मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र की स्थापना की जाए। संकट की अवधि में के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता मिले। आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे है राज्यों तथा निजी क्षेत्रों की साझेदारी में 100 शहरों से में संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाए। किसका किया जाए? प्लग एंड प्ले। चलिए अगली हेडिंग, राष्ट्रीय
औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क कौन कौन से आगे हैं मित्रों, देखते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों घरेलू उत्पादन पुनर्चक्रण और उनके ओवरसीज अधिग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन, इंटर्नशिप अवसर पीएम पैकेज, 5 वर्ष की अवधि 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने की योजना, पीएसआर निधियों के माध्यम से प्रति माह 5,000 रुपये का भत्ता, 6,000 रुपये की एक कालिक सहायता, कंपनियों में प्रशिक्षण लागत इंटर्नशिप लागत 10% अपनी सीएसआर निधि के वाहन करने में की अपेक्षा। अगला बिंदु हमारा है शहरी विकास से। शहरी विकास क्या है? राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार द्वारा विकास केंद्रों के रूप में शहरों को विकसित करने हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। अगला पॉइंट हमारा है ऊर्जा सुरक्षा। तो ऊर्जा सुरक्षा में क्या क्या है मित्रों, देखते हैं। ऊर्जा सुरक्षा, भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना, भारत लघु मॉड्यूलर का अनुसंधान और विकास, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय सहायता, पीतल तथा सेरामिक सहित 60 स्टरों में पारंपरिक सूक्ष्म लघु उद्योगों के निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएगी। अगले चरण में 100 क्लस्टरों तक दोहराया जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है एयूएससी ताप विद्युत संयंत्र, एनटीपीसी और बीएचईएल का एक संयुक्त उद्यम पूर्ण क्षमता वाले 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना करेगा। 7वां पॉइंट हमारा है अवसंरचना। चलिए देखते हैं मित्रों। अवसंरचना में अगले 5 वर्षों की अवसंरचना हेतु सुदृढ़ राजकोषीय सहायता बनाए रखने का प्रयास। अवसंरचना के लिए 111 करोड़ रुपए का प्रावधान, जीडीपी में 3.4%। संसाधन आवंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को दीर्घावधि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान। आगे बढ़ते हैं मित्रों। 2500 ग्रामीण बासावटों को 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4था चरण शुरू किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास। नवाचार अनुसंधान और विकास, देखते हैं मित्रों। मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध निधि शुरुआत की जाएगी। 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान और नव प्रवर्तन को बढ़ावा देने की व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अंतरिक्ष व्यवस्था, 10 वर्षों में अंतरिक्ष व्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने हेतु 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला हमारा टॉपिक है अगली पीढ़ी के सुधार, ग्रामीण और शहरी भूमिका संबंधित कार्य। सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या अथवा भू आधार। नंबर 2, शहरी क्षेत्रों में जीआईएस मैपिंग के साथ भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण। आगे बढ़ते हैं मित्रों। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभाग का सर्वेक्षण, भू रजिस्ट्री की स्थापना, कृषक रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। कर प्रस्ताव में मित्रों करों का सरलीकरण। पहला, आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा, धर्मार्थ संस्थाएं एवं टीडीएस का सरलीकरण, मुकदमेबाजी और अपील, और आखिरी पॉइंट कर आधान में वृद्धि करना। आगे बढ़ते हैं मित्रों। क्षेत्र विशिष्ट सीमा शुल्क के प्रस्ताव, व्यापार में आसानी, शुल्क में व्युत्क्रमण को हटाने और विवाद को कम करने के लिए कर संरचना की व्यापक समीक्षा तथा सीमा शुल्क में परिवर्तन की दृष्टि से किफायती दवाइयां, कैंसर की 3 और दवाइयों
जैसे डेरेक्स टेकैन, असीमेटिनिब तथा डारवालूमैब पर सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट। मोबाइल उद्योग, मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और चार्जर पर बीसीडी बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाकर 15% करना। इसके बाद मित्रों, घरेलू मूल्य संवर्धन, जैसे सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% करना। समुद्री निर्यातों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, झींगा और फिश फीड पर बीसीडी घटाकर 5% करना। ऊर्जा स्रोतों में बदलाव में सहायता, ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए सहायता, सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण के लिए अधिक पूंजीगत वस्तुओं पर छूट। महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों को बढ़ावा, 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से पूर्णतः छूट। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे है प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव। तो प्रत्यक्ष कर क्या है? अनुपालन का बोझ कम करने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने, नागरिकों को कर राहत प्रदान करने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है। ठीक, चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। इसमें है पूंजीगत लाभ को तर्कसंगत बनाना। वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों पर 20% कर लगेगा। सभी वित्तीय गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घावधि के लाभों पर 12.5% कर लगेगा। वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रतिवर्ष किया जाएगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। रोजगार और निवेश में देखते हैं। निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल कर समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा, घरेलू क्रूज चलाने के लिए अधिक सरल कर व्यवस्था, विदेशी खनन कंपनियों के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान करना। विदेशी कंपनियों कॉरपोरेट कर की दर 40% से घटाकर 35% की गई। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। प्रमुख योजनाएं कब शुरू की गई हैं? तो जैसे देखिए, पहला हमारा है 2023 से 24, 24 से 25। तो मनरेगा के तहत जो है जो आवंटन किया गया है वो है 60,000 करोड़ और ये आगे बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपया हो गया। अनुसंधान और विकास पर जो है 840 और 1200 बाद में बढ़ाकर कर दिया गया है, ये करोड़ में है। इसके बाद नाभिकीय ऊर्जा परियोजना पर 442 करोड़ और 2228 करोड़ कर दिया गया है। औषधि उद्योग के लिए PLI 1200 करोड़ और 2143 करोड़ कर दिया गया। सेमीकंडक्टर विकास के लिए 24-25 में, 23-24 में 30 करोड़ और 24-25 में 6903 करोड़ कर दिया गया। इसके बाद मित्रों, सौर ऊर्जा ग्रिड में 4970 करोड़ से बढ़ा करके 10,000 करोड़ कर दिया गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण LPG पर 180 करोड़ से बढ़ा करके 1500 करोड़ कर दिया गया। IDEA स्कीम के अधीन क्रेडिट लाइन में 1300 करोड़ से 3849 करोड़ कर दिया गया है। चलिए मित्रों, वित्त मंत्री की उपलब्धियां। अब देखते हैं वित्त मंत्री की क्या उपलब्धियां हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई 2024 को संसद में 24-25 का बजट प्रस्तुत किया। चलिए मित्रों देखते हैं क्या है इस बजट में। यह इनके द्वारा प्रस्तुत लगातार 7वां बजट है। 6 पूर्ण बजट में एक अंतरिम बजट है। बहुत बढ़िया। आगे है, उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व CD देशमुख ही एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने लगातार 7 बजट, 6 पूर्ण एक अंतरिम प्रस्तुत किए थे। हालांकि
सीडी देशमुख द्वारा लगातार 7 बजटों में से प्रारंभ के 2 बजट पहली लोकसभा सभा के गठन के पूर्व प्रस्तुत किए गए थे, जबकि शेष 5 बजट उन्होंने पहली लोकसभा के गठन के बाद प्रस्तुत किए। आगे बढ़ते हैं मित्रों। इस प्रकार प्रथम लोकसभा के गठन के बाद 7 लगातार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रमुख तथ्य। वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख बजट अनुमान 48.21 लाख करोड़ रुपए का अर्थ है कि सरकार द्वारा कुल 48.21 लाख करोड़ रुपए का व्यय तथा इतनी ही राशि की प्राप्त की जाएगी। कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में 64.91% हिस्सा राजस्व प्राप्ति का है, जबकि शेष 35.09% हिस्सा पूर्ण प्राप्तियों का है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह कुल व्यय में से 76.95% राजस्व खाते पर, जबकि 23.05% पूंजी खाते पर व्यय करने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा में देखते हैं बजट अनुमान 2024-25 में 16.13 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है, जो इस वर्ष की अनुमानित जीडीपी का 4% है। 2024-25 हेतु अनुमानित भारत का राजकोषीय घाटा वर्ष के अंतिम वास्तविक अनुमान 16.5 लाख करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 40.36 हजार करोड़ रुपया कम है। चलिए, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा 2024-25 हेतु प्रस्तुत बजट में 58.02 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है, जो वर्ष 2024-25 हेतु अनुमानित सकल उत्पाद जीडीपी का 1.8% है। जीडीपी का कितना है मित्रों? 1.8%। और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9%। प्रभावी सकल घाटा देखते हैं। प्रभावी सकल घाटा 2024-25 में 1.89 लाख करोड़ रुपए है। जीडीपी का 0.6% अनुमानित, जो पूर्व वर्ष के अंतिम वास्तविक अनुमान से लगभग 2.72 करोड़ रुपया कम। इसके बाद मित्रों चलते हैं प्राथमिक घाटा पर। 2024-25 में जीडीपी का 1.4% अनुमानित है, पिछले वर्ष के अंतिम वास्तविक प्राथमिक घाटे की तुलना में 1.39 लाख करोड़ रुपया कम।